हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और आज के मैथ्स ऑप्शनल के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो मैथ्स ऑप्शनल चूज कर रहा है और अगर वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो पेपर वन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को हम फर्दर डिवाइड करेंगे सब टॉपिक्स में। ठीक, तो टोटल मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल तक के सिलेबस को हम डिवाइड करेंगे। किन किन चीज़ों को आपको पढ़ना है, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से फ्रेम हो रहे हैं, प्लस व्हाट आर द सोर्सेस या कौन कौन से बुक्स हैं जिसको मैं यूज़ करके अपनी प्रिपरेशन कर सकता हूँ। ठीक, तो हम लोग जो है पूरा का पूरा पेपर वन को माइक्रो लेवल पे डिवाइड करेंगे। ठीक, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। द सेशन इज कंप्लीट टॉपिक लिस्टिंग। इसमें इस सेशन में हम पेपर वन का बात करेंगे और एक और नेक्स्ट सेशन जो आएगा उसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पेपर टू। अब सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं रिगार्डिंग जीएस प्रिपरेशन, मैथ्स ऑप्शनल और सीसैट प्रिपरेशन, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ankit.tiwari@studyIQ.com और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो है AT_UPSC_maths। ठीक, ये जो पूरी की पूरी आज की पीपीटी होगी जिसे मैंने सिलेबस को डिवाइड करके माइक्रो लेवल माइक्रो टॉपिक्स में लिखा है, ये सारा का सारा पीपीटी जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आपके पास एक लिस्टिंग पहले से प्रेजेंट हो। ठीक, तो नो नीड टू राइट एनीथिंग, आप सीधा यहाँ पर जाकर पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो अगर मैं सिलेबस की बात करूं, ठीक, तो दिस इज द सिलेबस ऑफ मैथ्स पेपर वन। सबसे पहला इंफॉर्मेशन कि सर जो पूरा पेपर वन होता है इट इज ऑफ 250 मार्क्स। अब पेपर वन जो है वो भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, दो पार्ट में, दैट इज लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, सॉलिड ज्योमेट्री। ये जो लीनियर अलजेब्रा है विच इन टर्न डिवाइड्स इनटू टू टॉपिक्स, दैट इज मैट्रिसेस एंड वेक्टर स्पेस। तो जब मैं लिस्टिंग करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे चार टॉपिक्स अवेलेबल हैं, मैट्रिसेस, वेक्टर स्पेस, कैलकुलस, सॉलिड ज्योमेट्री। पार्ट टू में आएंगे तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस और स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स को मैंने अलग अलग एक्सप्लेन किया है। तो टोटल चार टॉपिक यहाँ से, टोटल चार टॉपिक्स यहाँ से। तो एक्चुअल में पेपर वन में आपके पास 8 सब टॉपिक्स अवेलेबल होते हैं। अब एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर 250 मार्क्स का पेपर है टोटल तो पार्ट वन से 125 मार्क्स, पार्ट टू से 125 मार्क्स। अब ये जो 125 मार्क्स 130 मार्क्स में मैं डिवाइड कर रहा हूं, याद रखिएगा मैट्रिसेस एंड वेक्टर स्पेस मिलाकर आपसे पूछेगा अराउंड 40 to 50 मार्क्स। ठीक, कैलकुलस से अलग से आएगा अराउंड 40 to 50 इन बिटवीन और सॉलिड ज्योमेट्री से अलग से। तो सिमिलरली जब किसी एक टॉपिक में मल्टीपल सब टॉपिक्स बन रहे हैं, ठीक, तो इन टॉपिक्स का वेटेज जो है सब टॉपिक्स का वो फिक्स्ड रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहां से भी 40-50 मार्क्स आ रहे हैं, यहां से भी 40-50 मार्क्स आ रहे हैं, ये मिलाकर पूछा जाएगा। सेम थिंग हैपन विद स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो ये चीज जो है हमारे अप्रोच में भी काम आएगी। जब मैं स्टैटिक्स, डायनामिक्स या मैट्रिसेस, वेक्टर स्पेस पढ़ रहा हूं तो मैं इन डेप्थ पढ़ने के बजाय पहले मेरा एम ये होगा कि बेसिक लेवल पे मैं पूरा सिलेबस कवर करूं, जो जो टॉपिक्स मेंशन है पहले उसको कवर करो। यहां पर इन डेप्थ नहीं जाना है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा हैं, इसीलिए प्रोबेबिलिटी होती है कि क्वेश्चन जो होंगे वो इजी होंगे, क्वेश्चंस जो होंगे वो सिंपल होंगे हर एक टॉपिक से अगर पूछते हैं तो। बट यहां पर टॉपिक्स लिमिटेड हैं तो वो इन डेप्थ जा सकते हैं क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त। तो ये चीज याद रखना। तो चलो लेट अस स्टार्ट विथ टॉपिक वन, मैट्रिसेस। ठीक, मैंने इस तरीके से पूरे का पूरा पोर्शन लिख दिया है जो आप टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं पीपीटी को। तो मैट्रिसेस में सबसे पहले विच बुक टू रेफर, द बुक इज मैट्रिसेस बाय द नेम एंड द पब्लिशर इज कृष्णा सीरीज। तो कृष्णा पब्लिकेशन की एक मैट्रिसेस की किताब आती है, उस किताब को आप परचेज कर सकते हैं टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ दिस टॉपिक। अब वो पूरी बुक मत पढ़ना, ठीक, दैट कंप्लीट बुक इज नॉट इन आवर सिलेबस। हमें सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं उन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आपका पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, व्हाट इज द डेफिनेशन और कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक, तो ये जो डिफरेंट टाइप्स मैंने लिखे हैं, सबसे पहले हमें इनके कंसेप्ट को समझना है। फॉर एग्जांपल सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए शुड बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक, हर्मिशियन में क्या होता है, इन हर्मिशियन मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू ए पावर थीटा। व्हाट इज दिस थीटा? सबसे पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, फिर कॉन्जुगेट ले लो।
ठीक, तो दिस इज द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये दोनों सेम होता है। ठीक, सिमिलरली स्क्यू हर्मिशियन में क्या होगा, a शुड बी इक्वल टू माइनस a पावर थीटा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कवर करने हैं, जो मेजर थीम ये है। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे नहीं आएगा, क्वेश्चन किस पे आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन मैट्रिक्स के लिए व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ ईगन वैल्यूज, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ ईगन वैल्यूज। ठीक, तो ये है हमारा पहला पोर्शन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस टॉपिक से। यू कैन एक्सपेक्ट अ 10 मार्कर, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं दे आर ईदर 10 मार्कर और 15 मार्कर, तो इस टॉपिक से आपको 10 मार्कर क्वेश्चन ही फ्रेम होता मिलेगा एग्जाम में। अब अगर आगे चले, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एक्लेन फॉर्म, और एक्लेन फॉर्म में भी रिडक्शन किस तरीके से, बाय रो रिडक्शन मेथड। रो रिडक्शन मेथड से मैं किसी भी मैट्रिक्स को एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, किस तरीके से, ये प्रोसेस आपको सीखना जरूरी है। क्यों, क्योंकि इसके आगे ही पूरा का पूरा कंसेप्ट बेस्ड है। जैसे अगर आप एक्लेन फॉर्म सीख गए तो यू आर गोइंग टू फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एक्लेन फॉर्म ओनली। किसी भी मैट्रिक्स को जब एक्लेन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ये किसके बराबर होता है सर, इट इज इक्वल टू द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, इट इज इक्वल टू द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो रैंक फाइंड करने के लिए भी मैं एक्लेन मेथड यूज करूंगा, इनवर्स फाइंड करने के लिए भी मैं एक्लेन मेथड यूज करूंगा, इसलिए ये मेथड सीखना जरूरी है। ठीक, यहां इन टॉपिक्स में से रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से 10 और 15 मार्कर दोनों क्वेश्चन फ्रेम हुए। ठीक, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से 10 और 15 मार्क्स के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ अ मैट्रिक्स आपको पढ़ना है। ठीक है, सिमिलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, प्लस सिमिलर मैट्रिक्स में ही एक कैटेगरी होता है डायगोनल मैट्रिक्स, इट इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को उसको डायगोनलाइजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक, तो ये जो मेथड है ये सिमिलर मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है, ये आपको प्रोसेस सीखना होता है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा सिंपल केस। अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अ 15 मार्कर इज वेटिंग फ्रॉम दिस टॉपिक। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहला केस होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब क्या हुआ, a इंटू एक्स इक्वल टू 0। नॉन होमोजीनस इक्वेशंस मींस a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू b। ठीक है, ये a है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक, इस तरीके से ये वाले जो दोनों आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक, ये जो आपके दोनों क्वेश्चंस होते हैं, इन दोनों में से कोई एक टाइप आपसे पूछेगा ही पूछेगा, या तो होमोजीनस का या नॉन होमोजीनस का। होमोजीनस में आपको पता है दो ही टाइप के सॉल्यूशन मिलते हैं। ठीक, इधर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इधर नो सॉल्यूशन, या तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। नॉन होमोजेनस के केस में एक यूनिक सॉल्यूशन का कंसेप्ट भी आ जाता है। नो सॉल्यूशन मींस इनकंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट के केस में दो, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये जो टाइप है इसका भी आंसर हम फाइंड करते हैं एक्लेन मेथड से। तो ये सारे पोर्शंस आपको पढ़ने हैं, आप किसी भी किताब से रेफर करो, बट हाँ कृष्णा सीरीज में पूरा का पूरा पोर्शन कवर्ड है। ये हो गया, यहां से 15 मार्कर। उसके बाद बेसिक्स ऑफ ईगन वैल्यू, ईगन वेक्टर। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। यहां से आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलती है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कैली हैमिल्टन थ्योरम, यहां से भी एक 15 मार्कर पूछा जा सकता है। ठीक, कैली हैमिल्टन थ्योरम में याद रखना क्वेश्चन हमेशा एक ही टाइप का पूछा जाता है, स्टेट एंड वेरीफाई। दे आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेटमेंट एंड वेरिफिकेशन। आप स्टेट कीजिए और आप वेरीफाई करो। ठीक है, कभी भी कैली हैमिल्टन का प्रूफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। दे नेवर आस्क प्रूफ, इट इज नॉट रेलेवेंट। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट, व्हाट इज द स्टेटमेंट, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स विल सैटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये एक लाइन का स्टेटमेंट है जो आपको लिखना है, और उसके बाद आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगा, यू नीड टू वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ मैट्रिक्स। यहां से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और उसके ईगन वैल्यूज एक 10 मार्कर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। बट हाँ, जब मैं इसको पढ़ रहा हूं तो मेरी प्रायोरिटी कहां पर होगी, एक्लेन फॉर्म, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एंड द लास्ट वन इज कैली हैमिल्टन थ्योरम। एंड द लास्ट वन इज कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो ये हो गया मैट्रिसेस का पोर्शन। अब चलिए आगे चलते हैं।
बट आगे चलने से पहले आई वॉन्ट टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप मैथ्स ऑप्शनल को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना चाहते हैं इन अ डेडिकेटेड टाइम बाउंड मैनर, ठीक, तो बैच स्टार्ट हो रहा है 26 सितंबर से। लाइव क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज, PYQ डिस्कशन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, रिवीजन शीट, ये सारे के सारे इस कोर्स के फीचर्स हैं। बिकॉज स्टडी IQ इज सेलिब्रेटिंग इट्स 10th फाउंडेशन एनिवर्सरी, तो आप अगर इस कोर्स को 15 सितंबर के पहले एनरोल करते हो, ठीक, तो जो वैलिडिटी मिलती है कोर्स के साथ वो 18 मंथ से बढ़ के 36 मंथ की हो जाती है, ठीक। तो बाय यूजिंग दिस कोड 80 लाइव आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो ओनली एट ₹400 इफेक्टिव प्राइस, ठीक। अगर आप मंथ के बेसिस पे पूरे कोर्स का प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो 400 रुपीज़ में आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और काफ़ी सारे फीचर्स मिल रहे हैं, ठीक। तो ये पॉइंट देख लीजिएगा, 15 सितंबर के पहले एनरोल करने पे ये जो एक्स्ट्रा वैलिडिटी वाला डिस्काउंट अवेलेबल है इट इज़ अप टू संडे ओनली, ठीक। तो ये हो गया मेरा मैथ्स ऑप्शनल बैच। अगर देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग मैथ्स ऑप्शनल ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएशन ओनली, दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएशन ओनली, ठीक। तो अगर आप ग्रेजुएशन के साथ आपने 50-60% सिलेबस कवर कर लिया है और आप चाहते हो कि आई वांट टू कवर और आई वांट टू रिवाइज द कंप्लीट सिलेबस बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस ओनली, तो यू आर गोइंग टू सॉल्व 500+ क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ 40 टेस्ट। जैसे मैंने अभी सिलेबस को माइक्रो ब्रेक किया वैसे ही ब्रेक करके हमने 17 टेस्ट बनाए हैं बेसिक लेवल के प्लस 17 टेस्ट एडवांस लेवल प्लस 6 फुल लेंथ टेस्ट, तो टोटल यू आर गोइंग टू गेट 40 टेस्ट, जिसके थ्रू मैं सिलेबस को 2 बार फिनिश करूंगा, इसके थ्रू मैं सिलेबस को 2 बार फिनिश करूंगा। तो इसके भी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट दिस बैच इज ओनली अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड दिस बैच इज योर कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग बैच, प्रतिज्ञा प्लस। इसके अलावा अगर मुझे GS और CSAT की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करनी है, GS प्लस CSAT, then you can join Pratigya Plus batch. What are the 2 important features? कि पहला, जैसे ही मैं प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करूंगा आई विल गेट फुल फीस रिफंडेड। जितनी भी प्राइस देकर बैच ज्वाइन कर रहे हैं वो पूरा का पूरा प्राइस जो है आपको रिफंड हो जाएगा। प्लस हर वीक आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पे टेस्ट होगा, और अगर उस टेस्ट में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करते हैं तो यू विल गेट अ चांस टू विन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स 11,000 रुपीज़ ऑन अ वीकली बेसिस। तो इसका बैच याद रखिएगा 19 सितंबर से चालू हो रहा है, और जो डबल वैलिडिटी वाला जो एक्स्ट्रा फीचर है ये कब तक अवेलेबल है, टिल 15 सितंबर ओनली। यूज कोड 80 लाइव टू ज्वाइन दिस बैच। एंड द लास्ट बैच इज CSAT बैच। अगर 100 डेज में CSAT को कवर करना है आपको तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 28 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, लाइव बैच 4। इन द कमिंग 100 क्लासेस वी आर गोइंग टू कवर मैथ्स, रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तीनों का तीनों पोर्शन सिलेबस का। प्राइस अभी रिड्यूस्ड फॉर्म में है 3,999, बट ये डिस्काउंट कब तक वैलिड होगा, टिल 15 सितंबर। और डिस्काउंट अवेल करने के लिए दिस इज द कोड। ये तो हो गया कुछ बैचेस की इंफॉर्मेशन। चलिए मैट्रिसेस हमने डिस्कस कर लिया। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक इन द लाइन टू डिस्कस? द नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर स्पेस। द नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर स्पेस। सबसे पहले बुक की बात करेंगे। द बुक टू कवर इज लीनियर अलजेब्रा कृष्णा सीरीज। कृष्णा सीरीज की 2 किताबें आती हैं, एक होती है मैट्रिसेस की जो पहले पार्ट ऑफ सिलेबस को कवर करता है। द सेकेंड बुक नेम इज लीनियर अलजेब्रा जो कवर करता है इस टॉपिक को, वेक्टर स्पेस। अब ये टॉपिक है बड़ा इजी, बट दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम कहां फेस करते हैं? स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं इस पोर्शन में। सर कंसेप्चुअली ये टॉपिक समझना थोड़ा चैलेंजिंग है, ठीक। रीजन ये है इसका, देखो कंसेप्ट ऑफ फील्ड क्या होता है, सर वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर स्पेस होता क्या है। मैं लिख दूंगा कि V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, बट इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या हो रहा है, तो ये चीजें समझने में हमें प्रॉब्लम आती है। रीजन ये है कि एक्चुअली इसका जो पूरा बेसिक्स है वो कवर हो रहा है मेरा मॉडर्न अलजेब्रा में। अब मैथ्स का पहला टॉपिक जो है उसको पढ़ने के लिए आपको मॉडर्न अलजेब्रा का बेसिक्स आना जरूरी है, ठीक। अब रिंग किसे कहते हैं, फील्ड किसे कहते हैं, वहां से आपका ग्रुप किसे कहते हैं, रिंग किसे कहते हैं, फिर वहां से मॉडिफाई करके फील्ड की डेफिनेशन आती है, फिर वेक्टर्स की डेफिनेशन आती है, उसके बाद वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन आती है, ठीक। तो ये सारा जो पोर्शन है ये कंसेप्चुअली समझने में एक चैलेंजिंग टास्क होता है, बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप
पहले टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हो तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान मत होना। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। पहली बात, क्वेश्चंस यहाँ से नहीं पूछे जाते। और दूसरी बात, ये जो कंसेप्ट वाला पार्ट है मैं मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ने के बाद वापस से आकर इसको रिवाइज करूंगा। ठीक, तो फर्स्ट टाइम में मैं इस पोर्शन को स्किप कर दूंगा। आई एम ओनली गोइंग टू फोकस इन क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक, तो क्वेश्चन सॉल्विंग कहाँ से आएंगे? पहला इंपॉर्टेंट है जहां से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। सपोज मुझे एक वेक्टर दे दिया है अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक, अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है कैसे चेक करूंगा? मैं एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक इक्वेशन बनाता हूं, ए अल्फा बी बीटा प्लस सी गामा इक्वल टू 0। ठीक, आई हैव मेड एन इक्वेशन। अब अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, दैट सॉल्यूशन इज ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0। अगर सिर्फ यही एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो मैं बोलूंगा कि दीज वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। अगर एक भी नॉन जीरो कोएफिशिएंट मिल गया आपको ए बी सी में से, एक भी नॉन जीरो, ठीक, तो आप क्या बोलोगे? दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो ये जो पहला कंसेप्ट है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ईजी है, समझने में चैलेंज आता है बिकॉज इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, बिकॉज मॉडर्न अलजेब्रा हमें नहीं आता, बट क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इजी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस पोर्शन से स्टार्ट करिएगा सिलेबस को। ये वाला पोर्शन मैं कवर करूंगा आफ्टर रीडिंग मॉडर्न अलजेब्रा टॉपिक, आफ्टर रीडिंग मॉडर्न अलजेब्रा टॉपिक। ठीक, तो लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस वेक्टर बहुत जरूरी है। उसके बाद वेक्टर स्पेस का एक सबसेट होता है, ठीक है, सपोज V इज अ वेक्टर स्पेस और मैं S ले लेता हूं विच इज अ सबसेट ऑफ V। V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। V क्या है? एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F। ठीक, अब एक सबसेट लिए S, अगर ये S भी वेक्टर स्पेस ओवर F हो जाएगा, ठीक, तो मैं इसे क्या बोलूंगा? इट इज अ सब स्पेस ऑफ V। तो इसके लिए भी मेरे पास गिवन कंडीशंस होती हैं जिनको मैं सैटिस्फाई करा के चेक करता हूं। ठीक, थ्योरेटिकली इस तरीके से चेक नहीं करते। देयर इज अ स्पेसिफिक अप्रोच टू चेक वेदर अ सेट इज या वेदर अ सबसेट इज सब स्पेस और नॉट। ठीक, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिस। ठीक, बेसिस क्या होता है? बेसिस कंटेन्स दोज वेक्टर्स विच आर इंडिपेंडेंट। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कंसिडर करता है। और बेसिस के जो वेक्टर्स होते हैं, ठीक, बेसिस के वेक्टर्स को मैं यूज करके वेक्टर स्पेस का कोई भी वेक्टर जनरेट कर सकता हूं। या अगर मैं दूसरे भाषा में कहूं तो बेसिस के एलिमेंट्स को यूज करके मैं वेक्टर स्पेस V नाम का जो सेट था उसके किसी भी एलिमेंट को जनरेट कर सकता हूं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बेसिस। तो यहां से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। ठीक, कंटिन्यूटी है। डायमेंशन, व्हाट इज डायमेंशन? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस। मैं वेक्टर वर्ड यूज नहीं कर रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस। तो जितने एलिमेंट होंगे बेसिस में किसी भी वेक्टर स्पेस के, वो काउंट कहलाता है डायमेंशन, वो काउंट कहलाता है डायमेंशन। तो ये जो मेजर पार्ट है, देखो इंडिपेंडेंस वाला जो कंडीशन है वो यहां पर भी चेक करना है बेसिस में भी, और जितने एलिमेंट्स होंगे वो होगा डायमेंशन। तो ये जो टॉपिक नंबर 4, 5 एंड टॉपिक नंबर 2, यहां से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि बहुत इजी होते हैं। ठीक, यहां से आपको मिल सकते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन विच आर इजी। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। 15 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक, जिस सीक्वेंस में मैंने टॉपिक की लिस्टिंग लिखी है उसी सीक्वेंस में कवर कीजिएगा। ठीक, उसी सीक्वेंस में कवर करना। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक, तो ये है पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस का सिलेबस। किताब है लीनियर अलजेब्रा बाय कृष्णा सीरीज। पूरी बुक हमें नहीं पढ़ना है, हार्डली 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक, हार्डली 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक, और उसमें भी ये जो कंसेप्ट वाला पार्ट है, अगर मॉडर्न अलजेब्रा नहीं पढ़े हो तो इसको लेके परेशान मत होना। अभी इसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना कि ठीक है वेक्टर स्पेस होता है कुछ, एक वेक्टर स्पेस कुछ होता है, क्योंकि इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी जब मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ लेंगे तब। ये तो हो गया मेरा पहला टॉपिक विच इज लीनियर अलजेब्रा, जिसमें मैट्रिसेस आता है एंड डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस एंड वेक्टर स्पेस। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे,
नेक्स्ट पार्ट इज योर दिस कैलकुलस टॉपिक। नेक्स्ट पार्ट इज योर कैलकुलस टॉपिक। अब कैलकुलस टॉपिक के लिए आपके पास 2 बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक। डिफरेंशियल कैलकुलस की अलग से बुक आएगी, इंटीग्रल कैलकुलस की अलग से बुक आएगी। तो यू नीड टू रीड 2 बुक्स या यू नीड टू रिफर दीज 2 बुक्स। पूरा एंड टू एंड नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करना है, ठीक। अब डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस की 2 किताब तो हो गई, बट कौन सी पब्लिशर पढ़े? ईदर यू कैन फॉलो एस चांद पब्लिकेशन फॉर दीज टॉपिक्स और यू कैन डायरेक्टली फॉलो कृष्णा पब्लिकेशन, ठीक। क्योंकि देखो कृष्णा सीरीज बुक में फायदा ये है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक। और अल्टीमेटली यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को ही चेक कर रहे हैं। जो टॉपिक कंसेप्चुअल होगा लाइक रियल एनालिसिस, उसके लिए मैं कृष्णा सीरीज रिफर नहीं करूंगा, और भी किताबें अवेलेबल है। पर जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वहां पे आप कृष्णा सीरीज भी रिफर कर सकते हैं। तो कैलकुलस के लिए 2 किताबें हैं, मैंने पब्लिशर्स के नाम लिख दिए। अब देखो कैलकुलस का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में ब्रेक है। अगर मैं डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करूं, फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल एंड फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल, तो पहले मैं ये सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं ये मैं सीखूंगा किसके लिए? 1 वेरिएबल के लिए। फिर यही सारे कंसेप्ट्स को मैं अप्लाई करूंगा फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स के लिए, ठीक। तो फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल में आपको क्या पढ़ना है? सबसे बेसिक से शुरू करो, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है, बट हाँ लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, खासकर बाय यूजिंग दिस वेरिएबल h, इसको लेकर मैं कैसे सॉल्व करूंगा, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। उसके बाद यू आर गोइंग टू स्टडी मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक। अब मीन वैल्यू थ्योरम में आपके पास 3 मीन वैल्यूज थ्योरम है, दैट इज रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं मिल रहा, बट यहाँ पे आपको 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिल सकता है फ्रॉम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, और 2 से 3 बार यूपीएससी ने रोल्स थ्योरम पे भी क्वेश्चन पूछे, ठीक। 2 से 3 बार रोल्स थ्योरम पे भी क्वेश्चन पूछे। लैग्रेंजेस पे कई बार सवाल आए हैं। कॉशीज बहुत इजी है, तो कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, एक बार देख लीजिएगा डेफिनेशन बेसिस पे, ठीक। बट फोकस कहाँ पे करना है? फोकस करना है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे। क्यों? क्योंकि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में जो रिमाइंडर वाला पार्ट होता है उसी को एक्सटेंड करके जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज टेलर्स थ्योरम, ये बनता है, ठीक। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से ही उसका एक्सटेंशन है टेलर्स थ्योरम। मैं किसी भी एक पॉइंट के अक्रॉस फंक्शन को उसके डेरिवेटिव फॉर्म में लिख सकता हूं, और उसी अगर फिक्स्ड पॉइंट को मैं ओरिजिन कर दूं तो मैक्लॉरेन सीरीज। देखो ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, दिस इज थ्योरी पार्ट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहां से आएगा? मैक्लॉरेन सीरीज से आएगी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो दे कैन आस्क यू टू एक्सपैंड द फंक्शन इन अ मैक्लॉरेन फॉर्म, ठीक। ओरिजिन के अराउंड आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रैक्टिस मैक्लॉरेन सीरीज की करना, बट टेलर का थ्योरम समझना जरूरी है, जो कहाँ से आता है? जो आता है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से। क्यों जरूरी है? देखिए टेलर्स थ्योरम अगर आप सीख जाते हो तो आप इस पोर्शन को भी कवर कर लोगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक। आपको पता है मैक्सिमा कैसे फाइंड करते हैं किसी फंक्शन का? सपोज x इक्वल टू a पे मैक्सिमा है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? सर फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होनी चाहिए, ठीक, तभी तो स्टेशनरी पॉइंट कहलाता है। और जो डबल डिफरेंशिएशन है ये अगर लेस देन 0 है देन दिस पॉइंट इज ऑफ मैक्सिमा। अगर यही डबल डिफरेंशिएशन एट पॉइंट ए ग्रेटर देन 0 आ जाता तो मैं इसे कहता मिनिमा, ठीक। ये मैक्सिमा मिनिमा का जो थ्योरी है जो आपने 11th-12th में पढ़ा था वो भी टेलर्स थ्योरम से ही आता है, ठीक। तो ये पोर्शन को हम कवर करेंगे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिमिट फाइंड करने के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से 10 मार्कर क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, यहां से 10 मार्कर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म से। मैक्सिमा मिनिमा से उतने क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक, याद रखिएगा, बिकॉज वी आर स्टडिंग फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे, जो मेजर पार्ट है वो है 2 और 3 वेरिएबल्स का। तो ये पोर्शन हो गया। उसके बाद आपको पढ़ना है कर्व ट्रेसिंग, ठीक है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। अब कर्व ट्रेसिंग सीखने के लिए आपको बहुत सारे पॉइंट्स समझने पड़ते हैं कि सिमेट्री क्या होती है, नेचर ऑफ पॉइंट एट ओरिजिन, ठीक, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे टेंजेंट कैसे फाइंड करना। तो इसमें बहुत सारे आपको पैरामीटर सीखने पड़ते हैं, बट उनमें से एक पैरामीटर होता है एसिम्टोट। उनमें से एक पैरामीटर होता है एसिम्टोट।
अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिम्प्टोट? सर एसिम्प्टोट इज अ लाइन विच टच द गिवन कर्व एट इनफाइनाइट। अगर टेंजेंट एट इनफाइनाइट फाइंड करना है तो वो होता है एसिम्प्टोट्स। तो कर्व ट्रेसिंग में आप बहुत सारे पैरामीटर सीखते हैं, उसी में से एक पैरामीटर होता है एसिम्प्टोट, बट सिलेबस में एसिम्प्टोट जो है वो अलग से मेंशन है। ठीक, तो या तो आपके पास एक ब्रॉड क्वेश्चन आएगा कर्व ट्रेसिंग का जो 15 मार्क्स का होगा, और नहीं तो एक अगर स्टैंड अलोन क्वेश्चन फ्रेम करना है इन सारे के सारे थीम में तो एसिम्प्टोट पे स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ सकता है 10 मार्क का। ठीक, तो एसिम्प्टोट्स पे स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ सकता है 10 मार्क्स का। तो अगर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इनडिटर्मिनेट फॉर्म और कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग के अलावा जो भी पोर्शन है वहां से 10 मार्क्स के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो ये हो गया मेरा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। बट यहां पे मैं जो भी सीखा हूं उसको मैं अप्लाई करूंगा यहां पर फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल। यहां इसके हर टॉपिक आर इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि लिमिट एंड कंटिन्यूटी इन केस ऑफ 2 वेरिएबल्स, अगर लिमिट और कंटिन्यूटी उसको पूछना है तो वो 2 या 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन पूछेगा, ना कि 1 वेरिएबल। पर वहां पे जो लॉजिक था, वहां पे जो प्रोसेस था, वही अप्लाई होगा यहां पर भी। ठीक, तो पहला पॉइंट विच यू नीड टू स्टडी इज लिमिट एंड कंटिन्यूटी। सेकेंड इज पार्शियल डेरिवेटिव्स, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पार्शियल डेरिवेटिव में एक कंसेप्ट आता है जिसको आपको सीखना होगा, यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम, अगर मैं यूलर्स थ्योरम की बात करूं तो सपोज एक यू फंक्शन है एक्स और वाई वेरिएबल का, तो एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू एन यू। अगर यू एक्स कॉमा वाई एक होमोजेनस फंक्शन है तो एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन इंटू यू। व्हाट इज दिस एन? एन होता है आपका डिग्री ऑफ दिस होमोजेनस इक्वेशन। दिस इज नोन एज डिग्री ऑफ दिस होमोजेनस इक्वेशन। ठीक ठीक, अब देखिए पार्शियल डेरिवेटिव में आपको यूलर्स थ्योरम पढ़ना है और एक और चीज पढ़ना है, टोटल डेरिवेटिव। यू नीड टू स्टडी दिस टोटल डेरिवेटिव फंक्शन। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद से आप पढ़ेंगे जैकोबियन। अच्छा, मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स पे भी पूछता है। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें जो एक स्पेसिफिक मेथड होता है, दैट मेथड इज नोन एज लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। तो यहां से भी एक 15 मार्कर क्वेश्चन बनता है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में जब आप फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, लिमिट का कंसेप्ट समझना जरूरी है, पार्शियल डेरिवेटिव सीखना जरूरी है। पार्शियल डेरिवेटिव में यूलर्स थ्योरम एंड टोटल डेरिवेटिव, उसके बाद जैकोबियन, और मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने का एक स्पेसिफिक मेथड होता है, दैट मेथड इज नोन एज लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। तो ये हुआ पूरा का पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस का सिलेबस। किताबें आपको पता है। अब अगर इसमें जाएंगे हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस, जो सेकेंड पार्ट है कैलकुलस पोर्शन का, यहां पर सिलेबस में ये सारी चीजें मेंशन है। पहला टॉपिक इज राइमन्स डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसको आप यहां पर रीड नहीं करेंगे। जो कैलकुलस की किताबें होती हैं उसमें से मैं राइमन डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल नहीं पढ़ूंगा। रीजन ये है कि ये मैं पढ़ूंगा रियल एनालिसिस में। देखो, ये पार्ट प्लस ये पार्ट फंक्शन ऑफ 2 एंड 3 वेरिएबल, ये ओवरलैपिंग सिलेबस है। इन टॉपिक से पेपर 1 में भी क्वेश्चन आएंगे और पेपर 2 में भी क्वेश्चंस आएंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है इसके बारे में हम बात करेंगे, इसकी टॉपिक लिस्टिंग, जब मैं पेपर 2 की बात करूंगा, रियल एनालिसिस। ठीक, तो आपका इंटीग्रल कैलकुलस कहां से शुरू होगा? इनडेफिनेट इंटीग्रल। हार्डली एनी क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस टॉपिक, बट इसके थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना टू गेट कॉन्फिडेंस। अगर कैलकुलस पढ़े बहुत समय हो गया है, ठीक है, ग्रेजुएशन किए या 12th पास आउट किए, तो यहाँ से क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, बट इनडेफिनेट इंटीग्रल अगर आप 2 या 3 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस टॉपिक पे। ठीक, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इट इज जस्ट फॉर कॉन्फिडेंस। सिलेबस क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन आएगा एक 10 मार्क्स का यहाँ से, इनफाइनाइट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इनफाइनाइट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक, 10 मार्क्स का क्वेश्चन। और सवाल आता है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। याद रखिएगा मैंने क्या लिखा है, इवैल्यूएशन टेक्निक ओनली।
यू जस्ट नीड टू नो द प्रोसेस टू फाइंड डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ? एरिया ऑफ अ सरफेस। ठीक, आपको एरिया फाइंड करना है। अगर ट्रिपल इंटीग्रल की बात करूं तो यू नीड टू नो हाउ टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ फिगर। यू नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ फिगर। तो इंटीग्रल कैलकुलस एक बहुत छोटा टॉपिक है। मोस्टली एक 15 मार्कर यहां से पूछा जा सकता है और एक 10 मार्कर इस टॉपिक से। यही दो टॉपिक से सवाल आपके आएंगे एग्जाम में। ठीक, ये पढ़ना जरूरी है ताकि इंटीग्रल कैलकुलस में थोड़ा, इंटीग्रेशन में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। और रायमंड डेफिनेशन हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। रायमंड डेफिनेशन के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके पेपर 2 में। तो आई थिंक क्लियर होगा। हमने दो टॉपिक्स डिस्कस कर लिए, लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस। अब चलते हैं थर्ड टॉपिक पे, पार्ट 1 के। द थर्ड टॉपिक इज नोन एज सॉलिड ज्योमेट्री। द थर्ड टॉपिक इज योर सॉलिड ज्योमेट्री। दूसरा नाम है इस टॉपिक का एनालिटिक ज्योमेट्री। एनालिटिक ज्योमेट्री भी कहते हैं इसे। इसको पढ़ने के लिए द बेस्ट बुक विच इज अवेलेबल इज पीएन चैटर्जी। और कोई किताब आपको रिफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में भी पीएन चैटर्जी के क्वेश्चंस आएंगे और डिफरेंट किताबों में भी पीएन चैटर्जी के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। यहां पर मैथ्स ऑप्शनल में ये मत सोचिएगा कि मैं 3 किताब पढ़ लूंगा तो मुझे 3 डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। नहीं, जो क्वेश्चंस होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, दे आर क्वाइट ओवरलैपिंग। तो पीएन चैटर्जी बुक रिफर कीजिएगा। ठीक, यहाँ के जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में, बट हाँ फिर वही चीज, पूरी बुक कवर नहीं करनी है एंड टू एंड। यू ओनली नीड टू फोकस ऑन द टॉपिक विच आर लिस्टेड हियर, द टॉपिक्स विच आर मेंशन्ड इन द यूपीएससी सिलेबस। अब कौन कौन से टॉपिक मेंशन है? देखो, सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम मेंशन है, बट मैं बोलूंगा इसको यहां पर नहीं पढ़ते हैं क्योंकि एप्लीकेशन नहीं है ज्यादा। कोऑर्डिनेट सिस्टम से या सॉलिड ज्योमेट्री में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ही आ रहे हैं। तो ये चीज यहां नहीं भी पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इसको कवर करेंगे वेक्टर कैलकुलस में, बट यहां पर आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विथ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन, x माइनस अल्फा बाय एल, y माइनस बीटा बाय एम, z माइनस गामा बाय एन इक्वल टू आर। कुछ बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी जो आप यहीं पे कवर करोगे। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर द कंसेप्ट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज। ठीक, तो ये जो डीसीज एंड डीआरस होते हैं, ठीक, तो वो सब सीख लेना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से शुरू करेंगे। देन वी आर गोइंग टू स्टडी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अलग अलग टाइप्स होते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, ठीक, नॉर्मल फॉर्म होता है। तो अलग अलग फॉर्म में आप इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। उसके बाद यू आर गोइंग टू रीड अबाउट इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक, अब स्फीयर जब पढ़ेंगे तो ये प्लेन के कंसेप्ट का यहाँ पे यूज आएगा कि टेंजेंट प्लेन किसे कहते हैं, नॉर्मल प्लेन किसे कहते हैं, ऑर्थोगोनल स्फीयर्स क्या होते हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ये सारा जो कंसेप्ट है, जब आप इस बुक को रिफर करेंगे पीएन चैटर्जी को, तो इसी सीक्वेंस में पढ़ना। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, उसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ कोन और इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। जब इक्वेशन ऑफ कोन पढ़ रहे हो तो कोन का एक स्पेशल केस होता है, राइट सर्कुलर कोन। सिमिलरली जब सिलेंडर पढ़ेंगे तो देयर इज अ स्पेशल केस व्हिच इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। याद रखना, यू जस्ट नीड टू नो द मेथड ऑफ फाइंडिंग दोज इक्वेशंस। जब आप कोन पढ़ोगे तो एक नॉन होमोजेनस इक्वेशन को होमोजेनस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसी लॉजिक पे बेस्ड होता है हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ कोन। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं पीएन चैटर्जी में, इसको आप बहुत जल्दी, इनफैक्ट 2-2 दिन में आप कवर कर सकते हो। अब क्वेश्चन कहां से आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है, देखो, इक्वेशन ऑफ स्फीयर से क्वेश्चन पूछ सकता है, कोन और सिलेंडर में से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछता है, वो भी यूपीएससी के मन पे डिपेंड करता है। तो ये जो कोन और सिलेंडर है, गारंटी नहीं है कि हर बार पूछा जाएगा, बट गारंटी कहां से है? गारंटी है यहां से, कोनिकॉइड। ठीक, कोनिकॉइड्स में क्या क्या पढ़ना है? पैराबोलॉइड, इलिप्सॉइड, हाइपरबोलॉइड। और हाइपरबोलॉइड भी पढ़ते वक्त हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट, हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट। तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इट इज सिमिलर टू योर कोनिक सेक्शन टॉपिक ऑफ क्लास 11th। कोनिक सेक्शन में पढ़ते थे सर पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स। तो
तो कहीं ना कहीं उसी से एक्सटेंडेड है। ये हम लोग ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ते सॉलिड ज्योमेट्री का टॉपिक, बट जो आपने कोनिक सेक्शन पढ़ा है लॉजिक वही अप्लाई होगा। एक वेरिएबल z एक्स्ट्रा आ जाता है, बट हाँ लॉजिक वही अप्लाई होगा। इसी सीक्वेंस में इन टॉपिक्स को कवर करना फ्रॉम द बुक पीएन चैटर्जी, आपका सॉलिड ज्योमेट्री वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा। और एक बात याद रखना, यहाँ पर डायग्राम बनाने पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक। जो 3D ज्योमेट्री है उसमें आपको डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, ठीक। एक सिंपल सा डायग्राम चाहो तो बना सकते हो रेफरेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको इमेजिनेशन नहीं करना कुछ, आपके पास सेट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसेस अवेलेबल है। अब उसी स्टैंडर्ड प्रोसेस को अप्लाई करके यू जस्ट नीड टू फाइंड इक्वेशंस, यू जस्ट नीड टू फाइंड इक्वेशंस। तो ये टॉपिक को अगर आप इमेजिन करने नहीं जा रहे हो तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है आपके लिए। इट इज़ वेरी इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक दिस सॉलिड ज्योमेट्री। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं आ रहा हूं पार्ट 2, ठीक। दिस इज पार्ट 2 पेपर 1 का। जो पहला टॉपिक है उसमें वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी का काउंटर पार्ट आपको मिलता है पेपर 2 में। पेपर 2 में आपको मिलता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर ऑर्डिनरी और वहां पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए आपको एक ही किताब नेसेसरी है, विच इज एमडी राय सिंघानिया, और कोई भी बुक लेने की आपको जरूरत नहीं है। और एमडी राय सिंघानिया में भी पूरी बुक कवर नहीं करनी है, सिर्फ इनिशियल 3-4 चैप्टर्स, ठीक। मैंने कहा है कि यूपीएससी सिलेबस पे ध्यान देना जरूरी है। ये यूनिवर्सिटी लेवल की जो किताबें हैं, ये किताबें तो बहुत अच्छी हैं, बट यूपीएससी का सिलेबस पूरा का पूरा इन बुक्स को कवर नहीं करता। यू जस्ट नीड टू रीड सेलेक्टेड टॉपिक्स, यू जस्ट नीड टू रीड दो सेलेक्टेड टॉपिक्स। अब सेलेक्टेड टॉपिक्स क्या क्या होंगे, देखो सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सर हम सीखे थे, क्लास 11th का बेसिक है, 11th-12th का, ठीक। इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 ऑर्डर 1, बेसिकली यू नीड टू नो हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो मेरे पास एक स्टैंडर्ड मेथड होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो आपको सीखना है यहाँ पर, ठीक। अच्छा, यू नीड टू लर्न अबाउट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। याद है, del m by del y इज इक्वल्स टू del n by del x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और फॉर्म क्या रहता है, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। सर अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, ठीक, और वो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कहलाता है। और फायदा क्या है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट सॉल्यूशन। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, यहां तक के टॉपिक नंबर 8 तक, यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो कोई 1 या 2 क्वेश्चन इन सारे टॉपिक से, और वो भी आएगा तो सिर्फ 10 मार्क्स का, वो भी पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स का, ठीक। तो फॉर्मुलेशन, डिग्री 1 ऑर्डर 1 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मान लीजिए कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, बट ये एग्जैक्टनेस वाली क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। del m by del x इज नॉट इक्वल टू del n by del y। तब मैं क्या करूंगा, तब मैं इस पूरे की पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को एक अलग से एक पर्टिकुलर फंक्शन से मल्टीप्लाई करता हूं। ध्यान से सुनना, एक पर्टिकुलर फंक्शन से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट बन जाता है। और वो पर्टिकुलर फंक्शन क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप सुने होंगे IF। तो 5 टाइप के इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक, तो उनके बारे में सीखना। देखो कंसेप्ट समझना, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करना एमडी राय सिंघानिया से, उससे ज्यादा आपको नहीं करना, क्योंकि ये पूरे 8 टॉपिक मिलाकर आपसे पूछेगा तो 10 मार्कर क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 या 2, ठीक है। मैक्सिमम 1 और 2 10 मार्कर क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दीज टॉपिक्स, बट ये बेसिक वाला पोर्शन है, ठीक। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब इक्वेशन डिग्री तो 1 है बट ऑर्डर 1 नहीं है, ठीक। आप उसको कन्वर्ट करोगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, लाइक बर्नौलीज इक्वेशन, लाइक बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये स्पेशल टाइप्स है, तरीका सीखते जाओ सॉल्व करने का, और 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, नॉट मोर देन दैट, ठीक। क्लेरॉट्स इक्वेशन हो गया, सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया। एक टॉपिक जहां से रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है ट्रेजेक्ट्री, और ट्रेजेक्ट्री में भी पूछा जाता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री।
ट्रेजेक्ट्री में भी दे आस्क ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ऑब्लिक का एक या दो बार ही पूछे हैं सिर्फ। ऑर्थोगोनल मतलब है कि वो जब इंटरसेक्ट करेगा तो 90 डिग्री पे करेगा, और ऑब्लिक में जब वो उसको इंटरसेक्ट करेगा तो वो एंगल 90 नहीं होगा, 90 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो ये हुआ मेरा 10 मार्कर, पहला पोर्शन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब देखो 15 मार्कर कहाँ से आएंगे। 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, सेकेंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, क्यों मैं एस्ट्रिक्ट मार्क कर रहा हूं, इस पूरे के पूरे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड करो, कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल कोएफिशिएंट। कांस्टेंट कोएफिशिएंट कैसा दिखेगा, मान लो इक्वेशन ऐसा हुआ 5d क्यूब y बाय डी एक्स क्यूब प्लस 6d स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 9dy बाय डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू, ठीक, ये जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है ये है ये वाला पोर्शन, कि जो कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं दीज आर कांस्टेंट। ठीक, अब ये पूरा का पूरा इक्वेशन अगर 0 के बराबर है, ठीक, अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो मैं फाइंड करता हूं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विच इज नोन एज CF। एक प्रोसेस होता है सॉल्व करने का। ठीक, अगर ये वाला फंक्शन 0 के बराबर नहीं है, सपोज अ फंक्शन ऑफ x है राइट हैंड साइड, तो मैं फाइंड करता हूं पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर ये 0 के बराबर है तो उसका सॉल्यूशन क्या आता है, y इज इक्वल्स टू CF ओनली। और अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पे राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो कुछ x का फंक्शन आ रही है, तो उस केस में मेरा सॉल्यूशन आता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये आपको देखना है। यहां से एक 15 मार्कर, जनरली पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला क्वेश्चन पूछते हैं 15 मार्कर में, तो यहां से एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। कौन सा टॉपिक से, कांस्टेंट कोएफिशिएंट से। ठीक, अब अगर वेरिएबल कोएफिशिएंट की बात करूं तो यहां पर इक्वेशन आ जाएगा x क्यूब डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू समथिंग। ठीक, 0 भी हो सकता है और फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है। तो यहां पर अगर आप कोएफिशिएंट्स को देखेंगे तो दीज कोएफिशिएंट्स आर वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो वेरिएबल कोएफिशिएंट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। व्हाट आर दोस टू मेथड्स? पहला ये है कि यूलर्स कॉशी इक्वेशन, मैं एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करके इस वेरिएबल कोएफिशिएंट को कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद का प्रोसेस सेम है। ठीक, तो यूलर्स कॉशी क्या कहता है, एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के साथ जो आपका वेरिएबल कोएफिशिएंट है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। ठीक, और एक बार कांस्टेंट कोएफिशिएंट आ गया तो फिर तो मेथड आप सीख ही चुके हो, प्रीवियस मेथड। बट कई बार क्या होता है कि ये मेथड वर्क नहीं करता, सब्स्टिट्यूशन के साथ भी मैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं ला सकता, तो उस केस में मेरे पास मेथड होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, VOP मेथड। तो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां पे 15 मार्क्स के क्वेश्चन कहां से आएंगे, 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे या तो यहां से या तो वेरिएबल कोएफिशिएंट से। अब वेरिएबल कोएफिशिएंट में कोई भी मेथड आपसे पूछ सकता है। इन वेरिएबल कोएफिशिएंट दे कैन आस्क एनी मेथड। ये हो गया मेरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से आपको 10 मार्कर की प्रिपरेशन करनी है और ये 3 से 4 चैप्टर में पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। ठीक, बट एक और टॉपिक मेंशन है सिलेबस में जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में ही आता है, दिस इज नोन एज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक छोटा सा टॉपिक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बाय MD राय सिंघानिया में नहीं मिलता, इसके लिए आपको बुक परचेज करनी पड़ेगी, एडवांस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेम ऑथर MD राय सिंघानिया। ठीक, एडवांस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बाय MD राय सिंघानिया। एक ही चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सीखना। अब मेंशन बहुत कुछ है कि बेसिक समझिए, प्रॉपर्टीज याद करो, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन, ठीक, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम्स। ये 3 कंसेप्ट जब आप सीख जाओगे, ठीक, यहां से 10 मार्कर क्वेश्चन नहीं है, ये 3 कंसेप्ट अगर आप सीख जाते हो तो आपको डायरेक्टली क्या बोलेगा, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक, तो एक 15 मार्क्स का सवाल यहां पर आपका वेट करता है।
इन सब थ्योरी का यूज करके यू नीड टू सॉल्व अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर जिसका कोएफिशिएंट कांस्टेंट रहेगा। ठीक, वेरिएबल कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं पूछता, तो एक ही टाइप का सवाल आपसे पूछेगा विच इज दिस टाइप। ठीक, तो आपको इस बुक की सिर्फ एक ही चैप्टर को कवर करना है टू कवर दिस सिलेबस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या क्या पढ़ना है ओडीई में? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, सेकेंड वाला और हायर ऑर्डर लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, कांस्टेंट और वेरिएबल कोएफिशिएंट, और ये 10 मार्क्स के लिए कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं विच यू नीड टू कवर। ये पूरा का पूरा सिलेबस जैसे मैंने कहा 3 से 4 चैप्टर में रैप अप हो जाता है एमडी राय सिंघानिया के। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला क्या था? हाँ, वेक्टर एनालिसिस। अब देखो, वेक्टर एनालिसिस जो है एक बहुत इजी टॉपिक है। यहाँ पर कंसेप्ट्स ज़्यादा नहीं है, बट हाँ, उन कंसेप्ट्स का प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो मैंने आपसे कहा था जहाँ पर भी मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं, ठीक, उसके लिए मैं रिफर कर लेता हूँ बेस्ट है कृष्णा सीरीज। तो वेक्टर कैलकुलस या वेक्टर एनालिसिस के लिए यू कैन रेफर दिस बुक विच इज कृष्णा सीरीज। अब देखो, क्वेश्चंस तो यहाँ से नहीं आएंगे। पहला टॉपिक क्या था जो मैंने आपको बताया? सॉलिड ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको वहाँ पे कवर अप नहीं करना, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली कार्टेशियन सिस्टम के ही हैं। बट यहां पर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को कवर करूंगा। कौन कौन से? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें वेरिएबल होते हैं रो फाई एंड जेड, एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें वेरिएबल्स होते हैं आर थीटा एंड फाई। ठीक, ये इसीलिए जरूरी है। ठीक, पहला, इसका एप्लीकेशन वेक्टर कैलकुलस में है। ठीक, इसका एप्लीकेशन फ्लूइड डायनामिक्स में है, पेपर 2 का टॉपिक। ठीक, तो फ्लूइड डायनामिक्स अगर सीखना है तो भी आपको ये डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम आने चाहिए। ठीक, तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एनालिसिस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब अगला क्या है? यू नीड टू लर्न अबाउट दिस डेल ऑपरेटर। यू नीड टू लर्न अबाउट दिस डेल ऑपरेटर। अगर मैं कार्टेशियन सिस्टम में लिखूं तो इसको लिखते हैं डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल सेट। दिस इज योर डेल ऑपरेटर। अब डेल ऑपरेटर सिलेंड्रिकल सिस्टम में कैसा होगा, डेल ऑपरेटर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसा होगा, ये भी आपको समझना है। ठीक, क्योंकि जैसे ही आप ये समझ जाएंगे, इस डेल ऑपरेटर को अलग अलग तरीके से यूज करके मैं ग्रेडियंट डिफाइन करता हूं, मैं डाइवर्जेंस डिफाइन करता हूं, और मैं कर्ल डिफाइन करता हूं। ठीक, यहां से 10 मार्कर पूछ सकता है इन तीनों में से कि फाइंड ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर, फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, फाइंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर। और ये जो तीनों टर्म्स हैं ये आपको तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में आने चाहिए। दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल कैसे निकलेगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल कैसे निकलेगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल का इक्वेशन क्या होगा। क्योंकि एक तो वेक्टर कैलकुलस में भी पूछेंगे और दूसरा इस टॉपिक में हेल्प आएगा। दिस इज योर पेपर 2 टॉपिक। तो ऐसा नहीं कि पेपर 1 पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पेपर 1 पढ़ रहे हैं, नहीं, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो पेपर 2 के भी यहाँ पर कवर होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया मेरा बेसिक्स। ठीक है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वेक्टर आइडेंटिटीज मेंशन है, थोड़ा से देख लेना, बट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। यहां से आता है 10 मार्क का क्वेश्चन, ठीक, सेरेट फ्रेनेट्स फॉर्मूला से। ठीक, कर्व्स इन कर्वेचर, टॉर्शन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ठीक, तो इनको कवर अप करना है। ये आपका कृष्णा सीरीज में नहीं गिवन है। तो ये वाला पोर्शन है ना, सेरेट फ्रेनेट्स फॉर्मूला, इसके लिए आप रेफर कर सकते हो शॉम सीरीज। दिस पोर्शन इज नॉट गिवन इन कृष्णा सीरीज। ठीक, तो यहां से क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स के, तो इसको कवर अप करना है हमें। उसके बाद से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस ग्रीन्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस और स्टोक्स थ्योरम। 15 मार्क्स यहीं से पूछा जा रहा है। इनफैक्ट 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टोक्स थ्योरम पे बेस्ड और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे बेस्ड। और जो आपने कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट सीखा है उनका एप्लीकेशन भी यहीं पर आता है। जो कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट सीखे हो वो भी यहीं पे पूछा जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो कार्टेशियन सिस्टम वाले ही होते हैं, वो कार्टेशियन सिस्टम के ही क्वेश्चंस होते हैं। दैट इज dx, dy और dz, इन्हीं वेरिएबल्स के अराउंड आपसे इंटीग्रेट कराएगा। सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये जो है
बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनके प्रूफ उतने इंपॉर्टेंट नहीं है सारे के सारे थ्योरम के, बट हाँ एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको अप्लाई करने के लिए बोलता है कि फाइंड लाइन इंटीग्रल, फाइंड सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर ओवर दिस सरफेस, या फाइंड वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर ओवर दिस वॉल्यूम। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इट इज़ वेरी इजी टॉपिक। बस हाँ, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट सोर्स इज कृष्णा सीरीज। प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट सोर्स जो है वो है कृष्णा सीरीज। ये तो हो गया हमारे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स। अब लास्ट टॉपिक जो पेंडिंग है, दिस इज स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। दिस इज योर टॉपिक डायनामिक्स एंड दिस इज योर टॉपिक आ गया भाई स्टैटिक्स। ये दोनों मिलाकर एक टॉपिक है, आप समझ रहे हो। अगर 50 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इन दोनों टॉपिक को मिलाकर आएगा, तो 25 और यहाँ पर पढ़ने के लिए सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन टॉपिक्स में डेप्थ में जाने के बजाय पहले मेरी कवरेज थोड़ी वाइड हो जाए। जितना टॉपिक सिलेबस में मेंशन है पहले उसको कवर कर लेते हैं, फिर देखेंगे डेप्थ में जाने की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बड़े सुपरफिशियल आते हैं। क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछे जाते हैं बड़े सुपरफिशियल लेवल पे। तो देखो बुक कौन सी है, कृष्णा सीरीज डायनामिक्स करके, ठीक। एक एमडी राइजिंग हानिया की भी बुक आती है, बट बेटर बुक है कृष्णा सीरीज। यहाँ के डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल्स जो हैं वो एग्जाम में आ रहे हैं, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन हो चाहे वो डायनामिक पोर्शन का हो। तो कृष्णा सीरीज की डायनामिक्स की अलग से बुक आती है, उसको फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको किस सीक्वेंस में पढ़ना है, सबसे पहले आप सीखेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक। अब रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कैसे हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, यू नीड टू स्टडी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो पहले पढ़े थे। क्या कहता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये जो इक्वेशंस हम पढ़े हैं उन्हीं इक्वेशन का एप्लीकेशन है, ठीक। ये फिजिक्स के टॉपिक मत सोचना, इसमें फिजिक्स जो है वो 30% ही है, 70% तो सर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग है। 70% जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग है। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे इसमें रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। उस बुक में चैप्टर्स ऐसे ही डिवाइडेड है, तो आप डायरेक्ट बुक ओपन करिए और शुरू के 15-20 क्वेश्चन बना लो, क्योंकि जो वो बेसिक लेवल वाला अप्रोच है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलो, डेप्थ में मत जाना यहाँ पर, ठीक। डेप्थ में यहाँ पर मत जाना। अब अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन की बात हो रही है, तो अगर स्ट्रेट लाइन में किसी एक पॉइंट के अक्रॉस ये टू एंड फ्रो मोशन करता है तो दिस इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका एक पार्ट हो जाएगा एसएचएम, इसका एक पार्ट हो जाएगा एसएचएम। तो एसएचएम वाले चैप्टर को ओपन करो, शुरू के 10-15 क्वेश्चन बनाओ, मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट टॉपिक पे चलो, ठीक। उस पूरी बुक को एंड टू एंड मत कवर करना, ठीक। उस पूरी बुक को एंड टू एंड कवर मत करना, ठीक। तो रेक्टिलिनियर उसका एक सब टाइप सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब 1 डायमेंशन का मोशन हो गया तो वी आर गोइंग टू स्टडी मोशन इन अ 2 डायमेंशनल प्लेन। मोशन इन अ 2 डायमेंशनल प्लेन, इसमें आपको स्पेसिफिकली 2 टाइप के मोशन कवर करने हैं। पहला होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। याद है, अगर इनिशियल वेलोसिटी से मैं किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहा हूं और इस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस पूरे मोशन में सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट जो पाथ ट्रेस करता है उस पाथ को कहता हूं मैं प्रोजेक्टाइल, ठीक। उस पाथ को मैं कहता हूं प्रोजेक्टाइल। तो पहला आपको कवर अप करना है दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। उसके बाद इसी में एक टॉपिक है कंस्ट्रेन्ड मोशन, ठीक। इसी में एक टॉपिक है कंस्ट्रेन्ड मोशन। मैं इसको एक या किसी ना किसी एक्सिस के अलोंग कंस्ट्रेंट कर दे रहा हूं। तो कंस्ट्रेंट मोशन में एक टाइप है जो आपको कवर करना है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन सवाल कैसे आएगा, सपोज एक स्ट्रिंग से मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे बांध दिया, अब ये पूछेगा कि इसको कितनी वेलोसिटी दूं या कितने फोर्स से मैं इसको इंपैक्ट करूं कि ये जो है इस पॉइंट तक पहुंच सके, ठीक। उसका एक अलग केस हो जाएगा। नहीं तो बोलेगा कि वो पूरा एक सेमी सर्कल लेकर इस पॉइंट तक पहुंच सके, क्योंकि जैसे ही इस पॉइंट तक पहुंच गया तो ये पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन कर लेगा, वो पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन कर लेगा, ठीक। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन।
अब इसी को थोड़ा और एडवांस क्या करते हैं, थोड़ा एडवांस ये करते हैं कि कितने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करूं कि सपोज ये इस पॉइंट पे जाकर आपका रस्सी जो है वो ब्रेक हो गया, आपका रस्सी जो है इस पॉइंट पे जाके ब्रेक हो गया। अब रस्सी जैसे ही ब्रेक हुआ, ठीक, रस्सी जैसे ही ब्रेक हुआ, अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर लगने वाला फोर्स सिर्फ एक ही है विच इज ग्रेविटेशन। तो अब ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगेगा, अब ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगेगा। तो इस तरीके के जो केसेस हैं, ठीक, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो कंस्ट्रेंट इक्वेशन में पूछे जाते हैं। पढ़ने का तरीका वही है, बुक ओपन करो, चैप्टर ओपन करो, 10-12 क्वेश्चन बनाओ शुरू के, मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि आना होगा तो उतने से आएगा, बना लेंगे, अगर नहीं आएगा तो उसको हम बाद में देखेंगे। एक टॉपिक पे हमें स्टिक नहीं करना, पहले हमें पूरे सिलेबस को कवर अप करना है। तो आपका 2 डायमेंशनल मोशन में प्रोजेक्टाइल और कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम, सिंपल टॉपिक। वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको क्या क्या पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में, ठीक, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी जो आपने फिजिक्स में कंसेप्ट पढ़ा था कि भाई टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, मींस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 1 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 2। ठीक, अगर कोई नया फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक, तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी क्या कहता था कि वर्क डन इज इक्वल टू, देखो, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इन्हीं कंसेप्ट्स पे आपको क्वेश्चन फ्रेम करने होते हैं, इन्हीं कंसेप्ट पे आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो दीज आर नॉट वेरी चैलेंजिंग टॉपिक। जो सोचा जाता है स्टूडेंट्स द्वारा कि सर ये स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स बड़ा परेशान करता है, परेशान इसलिए करता है कि मैं यहाँ पर इन डेप्थ प्रिपरेशन में चले जाता हूँ, 10-10 क्वेश्चन, ठीक, और ये सारे के सारे कंसेप्ट्स आपको पता है। यू जस्ट नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस, यू जस्ट नीड टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस टू गेन कॉन्फिडेंस। तो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़नी है, और फिर आ जाता है सेंट्रल फोर्सेस। भाई सेंट्रल फोर्सेस वो होते हैं विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी। कोई भी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है, अगर इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर देन इट इज नोन एज सेंट्रल फोर्सेस। ठीक, अब सेंट्रल फोर्सेस का ही एक एग्जांपल हो जाता है केपलर्स लॉ। ठीक, तो सेंट्रल, मोस्टली केपलर्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेंट्रल फोर्सेस के। ठीक, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको कवर करना है। तो पूरा डायनेमिक्स कवर करने में ना यू विल रिक्वायर्ड 4 to 5 days, नॉट मोर देन दैट। कंसेप्ट पढ़ो, 10 क्वेश्चन बनाओ, कंसेप्ट पढ़ो, 10 क्वेश्चन बनाओ, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो ये रही टॉपिक लिस्टिंग किसकी, दिस इज द टॉपिक लिस्टिंग ऑफ डायनामिक्स। किताब कौन सी थी, डायनामिक्स बाय कृष्णा सीरीज। स्टैटिक्स के लिए भी यू कैन फॉलो स्टैटिक्स बाय कृष्णा सीरीज। ठीक, 2 किताबें लेनी पड़ेंगी यहाँ पर आपको 2 किताबें लेनी पड़ेंगी, स्टैटिक्स बाय कृष्णा सीरीज। अब सबसे पहला टॉपिक क्या होता है, सबसे पहला टॉपिक होता है स्टैटिक्स से तो यहाँ पर कुछ भी मूव नहीं कर रहा, इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम। ठीक, इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम। ठीक, अब इक्विलिब्रियम ऑफ 2 डायमेंशनल फोर्सेस, द फर्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम ऑफ 2 डायमेंशनल फोर्सेस। तो इसमें आप पढ़ेंगे पहले चैप्टर में लैमीज थ्योरम। ठीक, अच्छा, जो भी किताबें जैसे कृष्णा सीरीज फॉलो करोगे ना तो वो स्टार्टिंग में वेक्टर्स समझाया है कि डिटेल में, अगर आपको थोड़ा टफ लग रहा है तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस ओनली। ठीक, तो वेक्टर्स जो है अगर उसमें मेंशन है, अगर समझ पाते हैं अच्छी बात है, नहीं समझ पाते हैं स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि वेक्टर हम वेक्टर कैलकुलस में पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक, तो लैमीज थ्योरम हो गया। अब इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो तो क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग जो फोर्सेस हैं उनका नेट जो है वो 0 होना चाहिए। Net force in x direction should be equal to 0. Net force in y direction should be equal to 0. ठीक, अब मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग, ये एक रॉड है। ठीक, इस रॉड पे मैंने एक फोर्स लगा दिया ऐसे 10 न्यूटन का, मैंने इस रॉड पे एक फोर्स लगा दिया ऐसे 10 न्यूटन का। ठीक, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक, वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स तो लग रहा है, एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो ये जो है दिस रॉड इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इज इट ट्रू और फॉल्स, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में तो है, ठीक, बट ये जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इस एक्सिस के अराउंड, ठीक है, ये जो एक एक्सिस पासिंग थ्रू दिस बोर्ड, इसके अराउंड ये रोटेट करने लगेगा।
तो जब आप इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो आपको मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना भी सीखना है, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ फोर्स है उसको मैं जीरो करके रोटेशनल इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करता हूं। आई यूज टू स्टैब्लिश रोटेशनल इक्विलिब्रियम बाय इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ अ फोर्स। जो टॉर्क का कंसेप्ट सीखे थे ना, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, टॉर्क, वही चीज है यहां पर। तो आपको तीन इक्वेशन मिलते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स जीरो करना, एक वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स जीरो करना, और एक रोटेशनल किसी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ फोर्स को जीरो करना। ठीक, आर क्रॉस एफ जो फॉर्मूला होता है इसका, डायरेक्शन भी निकालना सीख लेना, आर क्रॉस एफ। ठीक, तो ये है इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक। अगर आपको फोर्सेस रिजॉल्व करने आते हैं तो, अगर आप कंसेप्चुअली सीख जा रहे हो कि मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है और कैसे फाइंड करते हैं, तो हर क्वेश्चन में यही चीज करनी है। और फिर से अच्छी बात वही है कि वही 10 क्वेश्चंस हैं जो घूम फिर के रिपीट हो रहे हैं। तो उन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो जो बुक में गिवन है, इस कंसेप्ट को समझ लो, नथिंग मोर टू डू। ठीक, फ्रॉम दिस टॉपिक इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स। अब अगर मैं आगे चलूँ तो थोड़ा सा मुझे फ्रिक्शन भी पढ़ना होगा। ठीक, कॉमन कैटेनरी इजी टॉपिक है, क्वेश्चंस कभी कभी पूछते हैं, पढ़ लीजिएगा कॉमन कैटनरी को। ठीक, कॉमन कैटनरी क्या होता है? बेसिकली दो पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट के बीच में जब मैं एक स्ट्रिंग को लगाता हूं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। देखिए इलेक्ट्रिक पोल्स जो होते हैं पावर ट्रांसमिशन वाले, उसमें जो वायर्स होते हैं वो इसी तरीके से झूलते रहते हैं जब आप फिट करते हो तो उसे कहते हैं कॉमन कैटनरी। ठीक, उसको कहते हैं कॉमन कैटनरी। तो यहाँ पे फोर्सेस वगैरह का इक्वेशन लिखना, इजी टॉपिक। अब इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए, द टॉपिक इज स्टैटिक्स, इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए आई विल यूज दिस कंसेप्ट। यहां से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, इसका मतलब क्या होगा? यहां पर मैं ये अज्यूम करता हूं एक्चुअल में वर्क नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, मूवमेंट नहीं होगा, बट एक स्मॉल इमेजिनरी फोर्स द्वारा मैं एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करता हूं, एफ डेल एफ डॉट डी आर। ठीक, अब एक्चुअल में कोई वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि स्टैटिक्स है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? जीरो। तो कई बार वर्क इक्वेशन से भी मैं रिक्वायर्ड फोर्स या जो भी चीज पूछा है उसको फाइंड कर सकता हूं। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कुछ नहीं होता, आप वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए और फिर उसको जीरो कर दे रहे हो ये बोल के कि भाई वर्क तो हो नहीं रहा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम, वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम। तो ये पोर्शन है। ठीक, इसके अलावा एक इसके बारे में आपको पढ़ना है, स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। जो मेरी इक्विलिब्रियम होती है वो 3 टाइप की होती है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। लेट मी एक्सप्लेन। मान लो इस सरफेस पे मैंने एक बॉल रख दिया, इस बॉल को अगर मैं राइट या लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। समझ रहे हो? अगर मैं थोड़ा सा फोर्स देके राइट या लेफ्ट शिफ्ट करूं तो वापस से वो घूमते 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 अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस टाइप के इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब सेम चीज, मैंने एक बॉल को इधर रख दिया टॉप पे, अब इसको अगर मैंने राइट या लेफ्ट शिफ्ट किया तो वो अपने पुराने पोजीशन पे कभी नहीं आ सकता। थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट कर दो, ये इधर आके गिर जाएगा। तो दिस इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मतलब बॉल इधर है, राइट शिफ्ट कर दो तो थोड़ा सा राइट शिफ्ट होकर रुक जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट कर दो तो थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट होकर रुक जाएगा। तो जो मुझे इक्विलिब्रियम की कंडीशन दी है वो स्टेबल कैटेगरी की है कि अनस्टेबल की, ये नहीं पूछता। ठीक, तो वो फाइंड करना होता है, ठीक है, डिफरेंशिएट करके। तो दिस इज ऑल्सो अ सिंपल टॉपिक। आपको ये वाला पोर्शन कवर करना है, स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड द लास्ट टॉपिक इज, देखो शुरू में हमने क्या पढ़ा था? इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डायमेंशन पेन। अब मैं पढ़ूंगा इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 3 डायमेंशनल फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 3 डायमेंशनल फोर्सेस। तो ये हुआ हमारा लास्ट टॉपिक। ठीक, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल एक्सिस, कुछ नहीं करता, उन 3 फोर्स को कंबाइंड करके मैं एक नेट फोर्स बनाता हूं जिसका इफेक्ट सेम हो, और वो नेट फोर्स किस पॉइंट से या किस लाइन से पास होगा, ये चीजें फाइंड करते हैं। तो सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल एक्सिस, ये सारी चीजें यहां पर देखनी होती है। तो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ योर पेपर 1 मैथ्स ऑप्शनल। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो कौन सी किताब से पढ़नी है, किन टॉपिक्स को पढ़ना है और किन सीक्वेंस को पढ़ना है, इसको हमने डिस्कस किया।
ठीक, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, अगर हेल्पफुल लगा तो ठीक, क्योंकि हमारा एम है प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को सिंप्लीफाई करना, और बहुत जल्दी जो है मैं पेपर 2 का भी टॉपिक लिस्टिंग इसी तरीके से ले आऊँगा। ठीक, और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया था इस टेलीग्राम चैनल पे, ठीक, पूरी की पूरी पीपीटी जो है उस पीपीटी को मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आपके पास एक रेफरेंस सिलेबस अवेलेबल हो। ठीक, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।